हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में, जो कि एक भाग है हमारे अध्याय 10 का। आगे बढ़ते हैं बिना वक्त जाया करे बिल्कुल भी। प्रकाश चीजों को दृश्यमान बनाता है। मतलब प्रकाश जो है वो चीजों को विजिबल बनाता है, देखने लायक बनाता है। देखने लायक को हम दृश्यमान भी बोलते हैं। तो प्रकाश जो है वो चीजों को दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई भी वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। मतलब दिन के टाइम, ऑब्वियसली दिन के टाइम पे हम लोग सूर्य के प्रकाश के वजह से वस्तुओं को ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। रात के वक्त अंधेरा हो जाता है तो कम देख पाते हैं। तो दिन में जो सूर्य का प्रकाश है वो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई भी वस्तु, मान लीजिए अगर ये वस्तु है और उसके ऊपर कोई प्रकाश पड़ रहा है, तो जो प्रकाश है वो परावर्तित होता है। ठीक है, वो परावर्तित होता है। और ये मान लीजिए हमारी आंखें हैं, तो ये आंख पर आकर पड़ता है। तो कोई भी वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारे आंखों से प्राप्त होती है तो हम चीजों को देख पाते हैं। मतलब जो भी परावर्तित प्रकाश है वो सीधा जब हमारे आंखों में आके लगती है, आंखों में पड़ती है और आंखों को प्राप्त होती है, तब हम चीजों को देखने में सक्षम होते हैं, तब हम चीजों को देख पाते हैं। तो हम चीजों को कैसे देखते हैं? जो प्रकाश है वो वस्तु से लगकर परावर्तित होती है और परावर्तित होने वाली प्रकाश हमारे आंखों में लगती है और इसलिए हम चीजों को देखने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंट की आर पार जिससे देख पाए बिना किसी दिक्कत के, हम पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट माध्यम से देखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से प्रकाश का संचार होता है। मतलब मान लीजिए ये एक पारदर्शी माध्यम है ना। तो ये पारदर्शी माध्यम क्या करता है? ये प्रकाश को संचारित होने देता है। ठीक है, संचारित होने मतलब उसमें से आर पार जाने देता है प्रकाश को, वो रोकता नहीं है प्रकाश को, वो कोई प्रतिरोध नहीं करता है उस प्रकाश को। इसीलिए हम पारदर्शी माध्यम से सक्षम हो पाते हैं देखने को। ठीक है, हम जो हमारे चश्मे लगाते हैं उसमें भी पारदर्शी एक ग्लास लगा होता है। तो पारदर्शी माध्यम से क्यों हम देख पाते हैं? क्योंकि उसके माध्यम से प्रकाश का संचार होता है। और आखिर हम आंख से देख कैसे पाते हैं चीजों को? जो वस्तु जिसको हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश लगता है, वो परावर्तित होता है और वो परावर्तित हुआ हुआ प्रकाश हमारे आंखों पे आगे लगता है और हमको वस्तुएं दिखने लग जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। माध्यम के प्रकार। अभी हमने पारदर्शी माध्यम के बारे में पढ़ा था, अब हम और भी ऐसे माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या है? प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने देता है। जैसे कि ये देखिए, खिड़की या फिर हमारे जो आंखों में चश्मे लगते हैं या फिर हवा जो है, ये सारे जो है वो पारदर्शी माध्यम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को बिल्कुल भी नहीं रोकते, वो प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चित्र में, देखिए यहाँ पे 4 किरण दिखा रहे हैं ना। तो ये चारों के चारों किरण इस तरफ भी आए हैं। क्यों? क्योंकि ये है हमारा पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी माध्यम है, इसीलिए वो बिल्कुल भी प्रकाश को नहीं रोकता। ठीक है, दूसरा है हमारा पारभासी, यानी कि जो आधा आधा या फिर कुछ भाग प्रकाश का रोकता है। ठीक है, वो प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने नहीं देता, वो प्रकाश का हल्का सा थोड़ा सा भाग अपने से रोकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश को आंशिक मतलब पार्शियली, यानी कि आधा या फिर आधे से कम या फिर आधे से ज्यादा, मतलब पूरा नहीं, पूरा का पूरा प्रकाश नहीं, आंशिक रूप से गुजरने देता है। उदाहरण कोहरा। या फिर हम जो सनग्लासेस लगाते हैं, काला चश्मा लगाते हैं। काला चश्मा क्या है? वो सारी के सारे प्रकाश को हमारे आंखों पे पड़ने नहीं देता, वो कुछ भाग अपने में ही मतलब वो जो प्रकाश है वो उस माध्यम से जाते जाते कुछ भाग उस प्रकाश का खो जाता है और हमारे आंखों पे उसका बचा हुआ प्रकाश का भाग ही लगता है। देखिए जैसे यहाँ पे 4 किरणें आ रही है प्रकाश की, इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे 4 किरणें आ रही है, लेकिन बाहर कौन सी आ रही है? बाहर सिर्फ 2 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो भाग है वो उस माध्यम ने ही प्रकाश का रोक दिया। ठीक है, उदाहरण क्या है? सनग्लासेस, काला चश्मा जो हम पहनते हैं, कोहरा भी एक उदाहरण है। ये सारे कैसे हैं? पारभासी माध्यम। ठीक है, आखिरी है हमारा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी मतलब
पारदर्शी के बिल्कुल विपरीत। पारदर्शी के बिल्कुल विपरीत मतलब वो बिल्कुल भी प्रकाश को गुजरने नहीं देता है। पारदर्शी पूरा गुजरने देता है, पारभासी हल्का सा गुजरने देता है, और अपारदर्शी बिल्कुल भी प्रकाश को उसमें से गुजरने नहीं देता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण बर्फ या फिर कोई भी चीज, हमारे हाथ में पेन है, पेन भी प्रकाश को गुजरने नहीं देती, पेन के आर पार हमको नहीं दिखता है, आपको मेरे आर पार नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपारदर्शी हूं, मैं बिल्कुल भी प्रकाश को गुजरने नहीं देती। ठीक है, उदाहरण क्या है? बर्फ। यहाँ पे देखिए इस चित्र में, यहाँ पे 4 किरणें आ रही हैं और बाहर एक भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये अपारदर्शी माध्यम है। समझ के में आ गए तीनों माध्यम, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन क्या है देखते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब मान लीजिए ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, प्रकाश की किरणें जा रही है ऐसे, और हमारे यहाँ पे एक छोटा सा अपारदर्शी माध्यम या फिर वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, अपारदर्शी मतलब वो बिल्कुल भी गुजरने नहीं देता है किरण को। तो ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, अत्यंत छोटा है अपने साइज में, तो ये प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सीधे चलने के बजाय इसके कोनों से लगकर इसके किनारों से मुड़ने लग जाता है हल्का हल्का सा। ठीक है, ये देखिए हल्का सा मुड़ने लग जाता है ऐसे किनारों पर लगकर। ठीक है, ऐसे किनारों पर लगकर हल्का हल्का सा मुड़ने लग जाता है। इस मुड़ने को हम विवर्तन कहते हैं। विवर्तन क्या है? एक और बार मेरे साथ में दोहराइए। प्रकाश का जो पथ है वो अपारदर्शी वस्तु एक अत्यंत छोटे होने के कारण सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों से मुड़ने लगती है, और इस मुड़ने की प्रवृत्ति को, इस प्रकाश के पथ के मुड़ने की प्रवृत्ति को, प्रकाश का किरण क्या है, सीधा चलना चाहिए लेकिन वो मुड़ता है क्योंकि एक अत्यंत छोटा अपारदर्शी वस्तु उसके सामने रखा होता है, और इस मुड़ने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो विवर्तन क्या हुआ? सीधा सीधा चलना चाहिए था प्रकाश, लेकिन सीधा नहीं चलता, वो किनारों पे लगे, अपारदर्शी, अत्यंत छोटे से अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर लगकर वो मुड़ने लगता है, और इस मुड़ने की प्रवृत्ति को हम विवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सरल था। आगे देखते हैं फिर। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। वो कभी भी आपको नहीं दिखेगा। प्रकाश क्या है? हमेशा ऐसे चलता है। आपको नहीं दिखेगा कि प्रकाश कभी ऐसे चल रहा है, कभी ऐसे 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 चल रहा है। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधा चलता है। ठीक है, और कभी कभी जब हम छोटा सा अपारदर्शी वस्तु लगते हैं तो क्या होता है, ये किनारों से हल्का सा मुड़ने लग जाता है, और इस मुड़ने की प्रवृत्ति को हम विवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर उसके विवर्तन नहीं हो रहा है, अगर उसके सामने कोई भी अपारदर्शी अत्यंत छोटा वस्तु नहीं है, तो प्रकाश हमेशा हमेशा सीधे रेखे में ही गमन करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। प्रकाश का वह गुण जो एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का सीधा संचरण या फिर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हम इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं, प्रकाश का सीधा संचरण कहलाता है। क्या है प्रकाश का सीधा संचरण? प्रकाश का वह गुण जो कि उसको एक सीधी रेखा में चलाता है। ठीक है, प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है तो उस प्रकाश के गुण को क्या बोलते हैं हम? सीधा संचरण। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सरल था। आगे देखते हैं भाई, परावर्तन के नियम। परावर्तन, अच्छा परावर्तन फटाफट से मैं बता देती हूँ क्या है। अगर ये कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ये वस्तु रखा हुआ है और इसके ऊपर एक किरण पड़ रही है प्रकाश की, तो जो किरण है वो ऐसे वापस उससे लगकर, उससे टकराकर ऐसे वापस आ जाती है। ठीक है, उससे लगकर वापस आ जाती है, और इस प्रवृत्ति को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु से लगकर वो जब वापस आ जाती है किरण, प्रकाश की किरण, उसको हम परावर्तन कहते हैं। और इस परावर्तन का एक नियम होता है। क्या नियम है देखते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण क्या है? जो आपतित हमारी किरण है यहाँ पर, वो नॉर्मल के साथ में
जो हमारा एक कोण बनाती है वो बिल्कुल समान होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है किसके, परावर्तित किरण के साथ में जो हमारी कोण बनता है उसके साथ। ठीक है, तो जो आपतित किरण है, यहाँ पे देखिए ये आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है। आपतित किरण जो कोण बनाती है यहाँ पे सतह सामान्य के साथ में, यहाँ पे हमारे नॉर्मल के साथ में, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल के साथ में जो कोण बनाती है थीटा आई, वो बिल्कुल बराबर है किसके, परावर्तित किरण जो हमारे नॉर्मल के साथ में कोण बनाती है उसके साथ में। तो थीटा आई जो है वो है बिल्कुल समान थीटा आर के। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया, ये है हमारा पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण जब नॉर्मल के साथ में कोण बनाती है और परावर्तित किरण जब नॉर्मल के साथ में कोण बनाती है तो उसको हम थीटा आई और थीटा आर बोलते हैं। थीटा आई मतलब आपतित कोण, थीटा आर मतलब परावर्तित कोण, और ये दोनों जो है वो बिल्कुल एक समान होते हैं, वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो पहला नियम तो ये है भाई परावर्तन का। दूसरा देखते हैं, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब जो आपतित किरण आके लगती है, आपतित किरण यहाँ पे इस तल पे आके लग रही है, परावर्तित किरण भी इस तल पे आकर लग रहा है, आपतन बिंदु भी यहीं पर है ना, और इसके साथ साथ में परावर्तित किरण भी यहीं पर है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें एक ही तल पर हैं। ठीक है, इसी तल पर है, तल मतलब सरफेस, इसी तल पर है, यहीं पे आके आपतित किरण लग रही है, यहीं पे आपतित बिंदु आपतन बिंदु है, यहां से ही परावर्तित किरण भी जा रहा है। तो ये सारे जो हैं वो एक ही तल पे हैं। तो हमेशा परावर्तन में आपतित किरण आपतन बिंदु और परावर्तन जो है वो एक ही तल पर होंगे। तो ये है हमारा दूसरा नियम। पहला नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण एक समान होंगे, एक बिल्कुल बराबर होंगे। दूसरा है आपतित किरण आपतन बिंदु और जो हमारा परावर्तित किरण है वो सब एक तल पर होंगे। उस तल को हम क्या बोलते हैं, उस तल को हम परावर्तन तल भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम परावर्तन तल भी बोलते हैं। परावर्तन तल का क्या है, जहां पर आपतित किरण आपतित बिंदु और परावर्तित किरण भी मौजूद होती है। ठीक है, समझ में आ गया। एक और बार समझा देते हैं, ये थीटा है और थीटा आर एक होता है, एक बराबर होता है बिल्कुल। क्यों, आपतन कोण और आपतन किरण और परावर्तन कोण ये दोनों एक समान होते हैं, और ये सारी चीजें एक तल पर होती हैं, उस तल को हम परावर्तन तल भी बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन तल भी बोलते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की विशेषताएं। समतल दर्पण क्या है, जो दर्पण बिल्कुल भी मुड़ा ना हो, जो दर्पण बिल्कुल ऐसा सीधा हो। ठीक है, तो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। जिसमें हम हमारी शक्ल देखते हैं, हमारे घर पे जो दर्पण लगे हुए हैं वो सारे समतल दर्पण होते हैं। तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। समतल पहला देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। मतलब जो भी हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है हमको, वो हमेशा सीधा होता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे सामने खड़ी हूं और मेरे को दर्पण में प्रतिबिंब ऐसा कुछ दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमेशा हमको सीधा ही दिखता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। पहला समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। बिंब क्या है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु। ठीक है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम बिंब बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब का साइज है, जो प्रतिबिंब का साइज है वो बिल्कुल बिंब के साइज के बराबर होती है। तो जितनी मैं हूं उतना ही मुझे दर्पण में मेरा प्रतिबिंब भी दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं इतनी हूं और मुझे इतना सा मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो जब भी हमारा समतल दर्पण होता है तो हमारा जो बिंब का साइज है वो बिल्कुल प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ऐसी हूं तो मैं प्रतिबिंब में भी ऐसी ही दिखूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी दिखूंगी या इतनी छोटी दिखूंगी या इतनी छोटी सी दिखूंगी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा सेम साइज की दिखूंगी, बिल्कुल बराबर साइज की दिखूंगी। तो दूसरा भी समझ में आ गया, प्रतिबिंब का साइज और बिंब का साइज बराबर होता है। तीसरा देखते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है।
मतलब प्रतिबिंब जो है वो अगर मेरा जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मेरा प्रतिबिंब मैंने यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो मेरा प्रतिबिंब जो है, मान लीजिए ये 10 मीटर की दूरी पर है, तो मेरा प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। मेरा प्रतिबिंब भी इसीलिए 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसका मतलब क्या है, जितनी दूरी पर भी आप दर्पण के सामने होते हो उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आपको तीनों समझ में आ गई विशेषताएं। पहला तो ये कि हमेशा सीधा दिखता है प्रतिबिंब, दूसरा ये कि साइज बिल्कुल सेम होता है दोनों का, बिंब का और प्रतिबिंब का, और तीसरा क्या है, जितनी दूरी पर बिंब होता है सामने दर्पण के उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई, बहुत सरल है ये तो। आगे बढ़ते हैं फिर। वक्रित दर्पण क्या होता है? चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। वक्रित दर्पण क्या होता है? हमने अभी सीधे दर्पण के बारे में अभी यहाँ पे हमने देखा था, समतल दर्पण के बारे में बिल्कुल सीधा था। अब हम देखेंगे वक्रित दर्पण के बारे में। वक्रित दर्पण कैसा होता है? वो या तो ऐसा मुड़ा होता है या फिर ऐसा मुड़ा होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण में तो ऐसे सीधे हमको दिखता था, वक्रित दर्पण ऐसे थोड़ा सा हमारे लिए मुड़ा होता है, ठीक है। तो हम घर पे देखते हैं कि हमारी जो चम्मच होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस चित्र में, यहाँ पे जो चम्मच होती है, चम्मच का जो चमकीला भाग होता है, गोलीय भाग होता है, यहाँ पे भी वो एक दर्पण होता है। चम्मच के अंदर भी एक दर्पण होता है, चम्मच के बाहर भी एक दर्पण होता है। तो ये जो दोनों दर्पण है वो दोनों दर्पण वक्रित दर्पण के तरह ही माने जाते हैं, वक्रित दर्पण के भांति ही माने जाते हैं। देखिए, एक चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ मतलब जो मुड़ा हुआ उसका सरफेस है, उसका तल है मुड़ा हुआ, उसको हम वक्रित दर्पण के भांति ही माना जा सकता है, ठीक है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। सबसे ज्यादा कौन सा उपयोग में आता है हमारा वक्रित दर्पण? गोलीय दर्पण, गोल दर्पण, ठीक है, वो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। इतना समझ में आ गया वक्रित दर्पण क्या है, चमकदार चम्मच किस तरह से वक्रित दर्पण बनाता है, और सबसे ज्यादा अधिक उपयोग में आने वाला कौन सा वक्रित दर्पण है, वो है गोलीय दर्पण। आगे देखते हैं। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये गोल दर्पण है, ठीक है, ये गोल दर्पण है, तो हम इसको अगर यहां से काट दे और इस भाग को निकाल दे तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, जो इसका वक्रित दर्पण है वो किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग भी माना जा सकता है। तो ये जो वक्रित दर्पण है वो एक ऐसे किसी गोले का भाग होगा जो काटा गया है, ये जो वक्रित दर्पण है वो ऐसे किसी गोले का भाग होगा जो काटा गया है। उसी तरह से हर वक्रित दर्पण जो है वो किसी भी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। समझ में आ गया? ये कौन से गोले का भाग है? ये ऐसे एक गोले का भाग है जो कि यहाँ से काटा गया है, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो बहुत ही ज्यादा सरल चीजें थी। अब हम आगे पढ़ेंगे और भी वक्रित दर्पण और समांतर समतल दर्पण के बारे में, और इनके जो भी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।